4 फरवरी 2019 दिन था सोमवार। इस दिन गांव के पास के जंगल से किसी शख्स ने पुलिस को कॉल करके यह बताया कि यहाँ झाड़ियों में एक पैर पड़ा हुआ है, जो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी 12 से 13 साल के लड़के का हो। अब ये खबर सुनते ही पुलिस वाले फौरन वहाँ आ गए और उस पैर को जब्त कर लिया। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चलता है कि यह पैर पास के ही गाँव में रह रहे मंगेश पाटिल का था, जिसकी उम्र 12 साल था और पिछले 2 दिनों से वो लापता भी था। यह मंगेश पाटिल ही था, यह तो पता चल चुका था उसके बॉडी पार्ट्स और कपड़े से। पर सवाल यह था कि आखिर उस 12 वर्षीय मंगेश पाटिल के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता किसने दिखाई और क्यों? इसके चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल बन चुका था और इसलिए कोई भी माँ अपने बच्चे को बाहर खेलने जाने से मना करने लगी, क्योंकि अभी तक उन सभी को यही लग रहा था कि ये एक तंत्र मंत्र जादू टोने का चक्कर है। पर पूरे गाँव वाले और मंगेश पाटिल के परिवार वालों की आंखें फटी की फटी तो तब रह गई जब उनको इसके पीछे की असल सच्चाई पता चली। और यह केस 2019 में सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा था। एक और बात, इस केस में आपको सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा भरपूर देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत आने वाली एक छोटे से गांव चाड़ी गांव से, जहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग रहते थे और ये परिवार काफी ज्यादा गरीब था। मंगेश के पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाया करते थे और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके जो कुछ करीबी रिश्तेदार लोग रहते हैं वो उन्हीं के साथ उन्हीं के गाँव में रहा करते थे। खैर, मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 दिन था शनिवार, जिसके चलते मंगेश पाटिल को उसके स्कूल से हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और इसीलिए वो हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर के अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सोच के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब बाहर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं गांव देहात में अभी भी बहुत सारे लोग सोच के लिए बाहर ही जाते हैं और इसलिए मंगेश बाहर चला गया। और इधर उसकी माँ इंतजार करने लगी कि चलो वो वापस आएगा तो खाना पीना खाएगा, क्योंकि स्कूल से तो वो अभी अभी लौटा है। लेकिन उसकी माँ के इंतजार की घड़ियां कभी खत्म ही नहीं होती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन उसकी माँ को यह लग रहा था कि शायद मंगेश अपने दोस्तों के साथ खेलने में लग गया होगा, कोई नहीं शाम तक लौट आएगा। फिर शाम भी हो जाता है। मंगेश के पिता मेहनत मजदूरी करके घर वापस आ जाते हैं। फिर मंगेश की माँ सारी बात बताते हुए उसके पिता से कहा कि अभी तक मंगेश घर नहीं लौटा है। इसके बाद दोनों मिलकर के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था मंगेश के बारे में, जिसके चलते अब पूरा गाँव चिंता में डूबता जा रहा था। इधर छानबीन करने के साथ इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और अब इसलिए मंगेश पाटिल के पिता और गाँव वालों ने मिलकर थाने में लापता होने की रिपोर्ट लिखवाना सही समझा, क्योंकि 12 साल के लड़के का अचानक से लापता हो जाना कोई आम बात तो थी नहीं। इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अब अपने छानबीन शुरू कर देती है। पास कहीं लोगों से कुछ पूछताछ करी जाती है, पर पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चलता है। बस इतना पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर तक देखा गया था। अब यह सब देखने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान हो जाती है कि आखिर एक 12 साल का लड़का जा कहाँ सकता है, क्योंकि अगर उसका उम्र 16 से 20 का होता तो उसे दूसरे एंगल यानी लव मैटर के एंगल से भी देखा जा सकता था कि वह किसी लड़की के साथ भाग गया होगा, पर ऐसा तो था नहीं। और ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और पूरा रात गुजर जाती है। फिर शुरू होती है 4 फरवरी की सुबह। दूसरी ओर मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब उसी गाँव में रह रहे उनके जो कुछ करीबी रिश्तेदार लोग रहते हैं वो आते हैं और उनके हौसला बढ़ाते हैं कि रो नहीं, वो मिल जाएगा। और दूसरी ओर पूरा गाँव भी मंगेश को लेकर चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि मंगेश एक बहुत ही प्यारा और हंसमुख लड़का था जो कि उस गांव में होने वाले हर भजन कीर्तन में हिस्सा लिया करता था। और अभी तो 4 फरवरी का दिन ही चल रहा था कि उसी गांव के पास के एक छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक कटा हुआ पैर दिख रहा था। और वो जब पैर के पास जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक राइट पैर होता है, यानी कि पूरी बॉडी वहाँ पे नहीं होती है। और उसे ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि वो किसी 12 से 13 साल के लड़के का है। तो गाँव के लोगों को थोड़ा शक हुआ कहीं ये पैर मंगेश पाटिल का तो नहीं। और इसके बाद वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जंगल में कटा हुआ एक पैर मिला। यह बात मंगेश के घर वालों को पता चलता है तो घर वालों की हालत खराब हो जाती है। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उनको कहीं ना कहीं इतनी तो उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मंगेश घर लौट आएगा। पर इस खबर के बाद उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। पर यह कहना थोड़ा मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही था, क्योंकि अभी तो कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे।
हो सकता है कि वो पैर मंगेश का नहीं हो, कुछ भी हो सकता था। और इधर पुलिस भी अपना दिमाग लगाती है कि अगर पैर यहाँ पे है तो वो ना हो बॉडी के और पार्ट्स भी यहीं कहीं पे होंगे। तो बाकी की टीम वहीं पे छानबीन में लग जाती है और उसी दौरान वहाँ पे बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि सर अभी भी नहीं मिला होता है, लेकिन फिर भी अब मंगेश के फैमिली को वहाँ बुलाया जाता है और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के कुछ निशान दिखाए जाते हैं। मंगेश के घर वाले यह तो कंफर्म कर देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा मंगेश ही है। अब यहाँ पे तो फिलहाल यह क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, इसीलिए अब मंगेश की तलाश खत्म हो जाती है और यही से उस शख्स की तलाश शुरू होती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन एक बात और, जिस कंडीशन में मंगेश का बॉडी पार्ट्स मिला था उसे देखकर तो यही साबित हो रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाला ही है। क्योंकि इस बात पे और जोर इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि इस समय के अंतराल में पूरे 27 सालों बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर थी और यह समय माना जाता है कि बहुत ही बेहतर होता है वैसे लोगों के लिए जो कि पवित्र आत्माओं को अर्पित करते हैं और अपने शक्तियों को बढ़ाते हैं। अब देखो भाई लोग, इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस बात को लेकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय के दौरान लोगों का यह मानना था, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंगेश बहुत ही सीधा साधा और भक्ति भाव रखने वाला एक लड़का था। और अगर आप इस केस को दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं कि किसी ने मंगेश को इसलिए किडनैप किया होगा कि उसे पैसे मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मंगेश एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, तो यह भी संभव नहीं था और न ही मंगेश के परिवार वालों को किसी से दुश्मनी थी जो कि इस घटना को अंजाम दे सकता था। फिलहाल कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गांव वाले अब इसको तंत्र मंत्र और जादू टोना से जोड़कर देख रहे थे। और वही दूसरी ओर पुलिस वाले भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ केस की तहकीकात कर रहे थे, पर अफसोस पुलिस वाले को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही उनके हाथ अभी तक कुछ ऐसा सबूत लगा था कि वो इस केस को सॉल्व कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन किस्मत से उस गांव में एक ज्वेलर की शॉप होती है और उसी शॉप के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और एक बात यहाँ पर यह भी थी कि यहाँ तक पहुँचने से पहले, इस फुटेज को देखने से पहले पुलिस वालों ने अपने रिसर्च डॉग का सहारा भी लिया था। यानी कि पहले तो वो अपने वेल ट्रेन डॉग को उस घटना स्थल पर लेकर गए और वहाँ पे उन्हें खुला छोड़ दिया। फिर वो सूंघ कर विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। इसे देखकर पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही लोगों को कि आखिर ये कुत्ता बताना क्या चाहता है। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया गया। दोहराने के बाद भी वे कुत्ते उसी घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को फिलहाल यही समझ आया कि ये कुत्ते ये बताना चाहते हैं कि ये विक्टिम का घर है। फिर ज्वेलर की शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेज कलेक्ट कर ली जाती है। फिर आराम से देखना शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि कुछ तो मिल ही जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी होता है जो कि 1 से 2 घंटे के दौरान उसी एरिया के आसपास भीख मांग रहा होता है। लेकिन खास बात ये होती है कि उसकी जो पोटली होती है वो काफी वजनदार और अजीब दिखाई पड़ रहा था। यह देख करके पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो उसके पोटली में ही मंगेश था और इसी भिखारी ने ये सब किया है। हालांकि उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छे स्केच आर्टिस्ट से उसका चेहरा बनवा लिया जाता है और पूरे गाँव में ये ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी इस भिखारी के बारे में कुछ भी बताएगा उसको अच्छी खासी नगद राशि इनाम में दी जाएगी। और अब यह सब करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ ऐसा कुछ अभी तक नहीं लगा होता है जिससे वो इस केस को सॉल्व कर सके। फिर पुलिस वालों के जितने भी खोजकर्ता टीम होती है सभी बैठकर एक जगह पे मीटिंग करते हैं। इस बात पे सोच विचार करते हैं कि उन सब ने अब तक क्या क्या किया और क्या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पहलू छूट रहा हो जो हमारी आंखों के सामने ही है पर हमें दिख नहीं रहा है। और ये मीटिंग उनके लिए अच्छा साबित होता है। उन्हें याद आता है कि साला मैंने हर जगह ढूंढा पर उसके ही घर नहीं ढूंढा। उन्हें याद आता है कि जो कुत्ता था उसने हर बार यानी कि दोनों बार इंडिकेट किया था मंगेश के घर की तरफ, तो इसलिए अब उसके घर की तलाशी ली जाती है, उसके आसपास की भी जांच की जाती है। पर अफसोस यहाँ भी उनको निराशा ही हासिल होता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इनके घर के मेंबर की जांच की जाए, इसके बारे में पता किया जाए कि कब क्या करते हैं ये लोग, किसके साथ मिलते हैं, कौन इनके घर आता जाता है। फिर इसी से संबंधित गाँव वाले से सवाल किए जाते हैं कि यह क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन इनके घर आता जाता है। फिर उसी दौरान एक शख्स का नाम सामने आता है। गांव वाले बताते हैं कि जी हाँ, एक शख्स तो है जो इनके घर लगातार आया जाया करता है। उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान पाटिल को बिना किसी देरी के थाने पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। अब पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि आखिरकार तुम उससे घर लगातार आया जाया क्यों करते हो, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है। तो फिर वो जवाब में बताता है कि भाई वो मेरे सगे मामा मामी है,
हैं, क्या मैं अपने सगे मामा मामी के घर भी नहीं जा सकता? अब एक ही गांव में रहते हैं तो हमारा आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वाले को घंटा कुछ नहीं पता चलता है। उन्हें लगता था कि एक बंदा सामने आया है, मिला है, उससे कुछ तो पता चलेगा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। लेकिन फिर भी पुलिस वाले समाधान पाटिल पर नजर रखते हैं और नजर रखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपनी मामी के घर तभी आया जाया करता था जब उसका मामा घर से बाहर होता था और उसके दोनों बच्चे स्कूल में। और यह हरकत सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है। तो फिर बस शक की बुनियाद पर उसे फिर से दबोच लिया जाता है और अब उसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है। यहीं पे पुलिस वालों ने एक हवा में तीर छोड़ दिया और ये हवा में छोड़ा गया तीर बिल्कुल निशाने पे लगता है। वो समाधान पाटिल से कहते हैं कि हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि मंगेश पाटिल को तुमने क्यों मारा। अच्छा रहेगा तुम अपने मुंह से ही सच सच बता दो। और भाई साहब ये सुनकर समाधान पाटिल का हवा टाइट हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एक कड़वी सच्चाई बताता है जिसे सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। खैर आगे समाधान पाटिल ने जो एक खौफनाक कहानी बताई, उस खौफनाक कहानी में मेन 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरे नंबर पर मंगेश पाटिल की माँ गीताबाई। आई नो कि आपको सुनकर के थोड़ा शौक लगा होगा, शायद ही आप लोगों में से किसी ने ये गेस किया होगा कि उसकी माँ भी इसमें शामिल हो सकती है। खैर आगे वो बताता है कि पहले तो वो अपने मामी के यहाँ नॉर्मली आया जाया करता था, फिर उसको पता चलता है कि उसका जो मामा होते हैं वो काम के लिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं और घर पे मामी अकेली रहती है और बच्चे जो होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं। तो उसका आना जाना ऐसे ही लगा रहता है और धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से वो दोनों कब मेन रिश्ते को भूल करके इतने करीब आ जाते हैं और अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब बहुत दिनों तक चलता है और फिर एक दिन अचानक से समाधान पाटिल ने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बातों ही बातों में यह बात बता दी कि वो अपने मामा के घर जाता है और अकेली मामी के साथ वो कैसे मौज करता है। उसने इस तरीके से बातों को एक्सप्लेन करके बताया कि सामने वाले उसके दोस्त राजेंद्र पाटिल के भी मन में इच्छा जाग उठी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, उसने अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा कि यार मेरा भी कुछ जुगाड़ लगवा दे। फिर समाधान पाटिल ने अपने मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ऐसा करना चाहता है, हम दोनों मिल करके करेंगे, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। फिर उसकी मामी भी इस बात से एग्री हो जाती है और अब इसलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल का भी अब गीताबाई के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों साथ आते थे तो कभी कभी बारी बारी से। तो ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहता है, किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती है, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी नहीं पता चलता है कि उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। और ऐसा ही काफी लंबे समय के बाद जब 2 फरवरी 2019 का दिन आता है जो कि शनिवार का दिन था, तो शनिवार होने के चलते मंगेश पाटिल को हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और वो घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद माँ को टॉयलेट का बोल करके टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और इधर पीछे राजेंद्र पाटिल उसके घर पे आ जाता है। अब राजेंद्र पाटिल को ने शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये समाधान पाटिल का दोस्त होता है। तो उसके घर पे आया, क्यों आया, क्या लेने आया, ये सब तो आप समझ ही गए होंगे। तो फिर वो दोनों अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हालांकि मंगेश पाटिल की माँ यह भूल चुकी थी कि उसका बेटा मंगेश पाटिल स्कूल से आ चुका है और वो टॉयलेट करने के लिए बाहर गया है, वो कभी भी आ सकता है। उसने दरवाजा भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही दरवाजे को एरा करके वो अपने कार्यक्रम में लग गए थे। अब मंगेश पाटिल भी टॉयलेट करके घर पे आ जाता है और वो दरवाजे को बाहर से जैसे ही खोलता है और खोलने के बाद वो जो नजारा देखता है आप समझ ही सकते हैं। बेचारा अभी वो कुछ समझ ही पाता कि ये सब चल क्या रहा है। उससे कुछ समझ आता कि उससे पहले हड़बड़ाहट में आकर के राजेंद्र पाटिल ने पास में रखी एक लाठी उठा करके उसके सर पे मार दिया और वो बेचारा मंगेश पाटिल वहीं पे बेहोश हो जाता है। हालांकि मंगेश पाटिल तो वहीं पे खत्म हो चुका था, अब उसे बोरे में ठूंस देते हैं। उसकी माँ पहले तो समाधान पाटिल को बुलाती है, यानी कि अपने भांजे को। अब वो भी आ जाता है, उससे भी सारी वारदात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। जब काफी रात हो जाती है, गाँव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा सर्दियों का माहौल था और जब आसपास लोग नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं तो वो दोनों आते हैं और साथ में उसकी माँ भी मिलकर के बोरे को जंगल की साइड ले जाती है और वहीं पे तेज धार हथियार से उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इधर उधर जंगल में फेंक देते हैं। फिर इस कहानी को सुनने के बाद हर एक इंसान और वो गांव वाले हैरान रह गए कि ये वही औरत है, ये वही माँ है जो कुछ दिन पहले अपने बच्चे के खोने पे इतना रो रही थी, इतना एक्टिंग कर रही थी। खैर दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है और इसलिए आपको यहाँ पे आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलते रहेंगे। तो इसलिए ना ही आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही ज्यादा आपको इमोशनल होने की जरूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं से बचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।